दूसरा विषय है बंगाल में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री। जैसी कि आशा थी और आवश्यकता भी थी कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल में इंटरनेट की 5G की स्पीड से निर्णय लें कि पिछले 49 वर्ष से बेहाल बंगाल को सुधारने में बहुत समय और शक्ति लगने वाली है। 15 वर्षों से ममता दीदी हिंदू होते हुए भी इस्लामिक राज्य के प्रतिनिधि की तरह बंगाल में काम कर रही थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आज दुनिया में लगभग मिनी विश्व युद्ध की परिस्थिति में देश के आमजन से व्यवहारिक रूप से आज इस प्रोटोकॉल का पालन करना हर राष्ट्रवादी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे इन विरोधी दलों ने राष्ट्रीय हितों के विरोध के माध्यम से धीरे धीरे किसी न किसी बहाने अपने आप को मिटाने की कसम खा ली। बात आम जन की। आज के इस एपिसोड में आप सभी को रमेश अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज देश और विदेश की परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं। जब तक किसी विषय पर लिखने का मूड बनता है, तब तक देश या विदेश में कोई ना कोई नई परिस्थिति जन्म ले लेती है। इसलिए किसी भी बदलती परिस्थिति पर कुछ लिखने और प्रसारित करने से पहले उस घटना पर नजर रखना पड़ता है। अर्थात घटनाओं, खासकर समसामयिक घटनाओं पर लिखने से पहले वेट एंड वॉच की स्थिति होती है। इसलिए मेरा यह कार्यक्रम समसामयिक घटनाओं के कारण हम आमजन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर ज्यादा निर्भर है। इसलिए मेरे कार्यक्रम में देश विदेश में घटने वाली घटनाओं के आकलन में स्वाभाविक रूप से विलंब हो ही जाता है। दूसरा, मेरे शहर में प्रोग्राम और रिकॉर्डिंग का कोई अच्छा स्टूडियो नहीं होने के कारण मुझे ये सब कार्य दिल्ली में करना पड़ता है। इसलिए कार्यक्रम आप तक पहुंचते पहुंचते विलंब होना स्वाभाविक है। खैर, ये तो कुछ मेरी कार्यक्रम तैयार करने से संबंधित कुछ परिस्थितियों की जानकारी आपको दी। आज के एपिसोड में देश और विदेश की कई घटनाएं हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम 5 राज्यों की विधानसभाओं के आ चुके चुनाव परिणामों पर चर्चा करेंगे। इनमें असम, बंगाल, पांडुचेरी, तमिलनाडु और केरल है। वहाँ की विधानसभाओं का गठन और मुख्यमंत्री तथा कुछ मंत्रियों ने शपथ ले ली है और इन राज्यों में विधिवत नई सरकारों के गठन के बाद अपना अपना कार्य चालू कर दिया है। केरल के मुख्यमंत्री में कुछ विलंब जरूर हो रहा था। कांग्रेस पार्टी के नेता वीडी सतीशन को केरल का मुख्यमंत्री चुन लिया गया और वहां भी एक नई सरकार का गठन हो गया है और केरल में भी यूडीएफ और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है। दूसरा विषय है बंगाल में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री। जैसी कि आशा थी और आवश्यकता भी थी कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल में इंटरनेट की 5G की स्पीड से निर्णय लें और कानून की बिगड़ी हुई सभी कानूनी व्यवस्थाओं में, प्रशासन में फैली हुई गड़बड़ी को, भ्रष्टाचार को ठीक करें। और वो कर भी रहे हैं। उन्होंने पहले दिन से ही ताबड़तोड़ कार्य बंगाल में करना शुरू कर दिया है। हम सबको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि पिछले 49 वर्ष से बेहाल बंगाल को सुधारने में बहुत समय और शक्ति लगने वाली है। चीथड़े हुई व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने में जन सहयोग और मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के सदस्यों को बहुत कड़ी मेहनत की आवश्यकता है और वहां की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए बहुत कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। मुगलिस्तान बन चुके बंगाल को पुनः पहले जैसी पुरातन संस्कृति की स्थिति में लाने के लिए अहिर्निश उपक्रम तो करने ही पड़ेंगे। दोस्तों, आपने अफगानिस्तान का नाम तो सुना ही होगा। आज का इस्लामिक अफगानिस्तान। क्या आप सोच सकते हैं कि 10वीं शताब्दी तक, अर्थात
1980 ईस्वी तक यही अफगानिस्तान हिंदू और बौद्ध संस्कृति का एक केंद्र था। अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा प्राचीन गंधार था, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत में मिलता है। आपको सुनकर और आश्चर्य होगा कि गांधारी गांधार प्रदेश की राजकुमारी थी। जी हाँ, उसी गांधार प्रदेश की जो आज अफगानिस्तान में है। गांधारी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उस समय गांधार के हिंदू राजा सुबल की पुत्री, शकुनी की बहन और हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र की पत्नी थी, जो जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर हस्तिनापुर में रही। गांधार की राजकुमारी होने के कारण इनको गांधारी और राजा सुबल की पुत्री होने के कारण इनको सुबली के नाम से भी जाना जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदू संस्कृति की वाहक सभ्यता कैसे इस्लामिक राज्य में बदल गई। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि बंगाल के समय और बंगाल चुनाव के समय अफगानिस्तान का क्या लेना देना। यही तो आपको समझाना है मित्रों। असम और बंगाल तथा भारत के अन्य हिस्सों में जो अनेक वर्षों से, खासकर इन राज्यों में कांग्रेस के शासनकाल से वहां की डेमोग्राफी चेंज का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसकी अंतिम परिणति यही बंगाल थी और इसकी परिणति इसी हिंदुस्तान में होनी थी। इस्लामिक राज्य बनाना इस्लामिक संस्कृति का उद्देश्य था कि हिंदुस्तान को एक इस्लामिक राज्य बनाया जाए। बंगाल में पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट और अब पिछले 15 वर्षों से ममता दीदी हिंदू होते हुए भी इस्लामिक राज्य के प्रतिनिधि की तरह बंगाल में काम कर रही थी। इसलिए असम और बंगाल में सनातनियों की सरकारें आना बहुत जरूरी था। आने वाले 50 से 60 वर्षों में तय मान लीजिए, अगर असम और बंगाल में सनातनियों की सरकारें नहीं आती तो हमारी आने वाली पीढ़ी अफगानिस्तान की तरह इस्लामिक राज्य में ही जन्म लेती। जब एक परिपक्व हिंदू बौद्ध राष्ट्र, शक्तिशाली हिंदू बौद्ध राष्ट्र गांधार प्रदेश अफगानिस्तान में बदल गया, तो दो राज्यों में असम और बंगाल की तो बिसात ही क्या है। मित्रों, गांधार प्रदेश से अफगानिस्तान बनने की कहानी एक लंबी गाथा है, इसलिए अभी केवल इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज के एपिसोड में मित्रों, दूसरा विषय है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आज दुनिया में लगभग मिनी विश्व युद्ध की परिस्थिति में देश के आमजन से कुछ ऐतिहासिक कदम उठाने का जो निर्णय है, देश के ऊर्जा संसाधनों का किफायती से उपयोग, सोने की खरीद ना करें, अभी कम से कम 1 साल तक विदेश यात्राओं से परहेज करें, कुछ खेती के काम में आने वाले उर्वरकों का उपयोग कम किया जाए, कुछ इस तरह की और बातें प्रधानमंत्री जी ने बताई। व्यवहारिक रूप से आज इस प्रोटोकॉल का पालन करना हर राष्ट्रवादी के लिए बहुत जरूरी है। पर आपने देखा मित्रों, तमाम विपक्षी दल जैसे बहुत दिनों से मोदी पर हमले का कोई उपक्रम ढूंढ रहे थे, मौका मिलते ही राशन पानी लेकर चढ़ गए मोदी जी पर। क्या ये समय की परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं है? राजनीति तो करो, पर देश हित का ध्यान रखकर। वो इन व्यक्तिवादी राजनीतिक दलों से अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारे देश में जो भी विपक्षी दल वर्तमान में, चाहे वो किसी भी राज्य में काम कर रहे हैं, अधिकांश व्यक्तिवादी विपक्षी दल हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाए गए। उनकी कोई रीति नीति या सोच देश हित में या इस देश के प्रति नहीं है, और इन लोगों से ऐसी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। कई बार तो लगता है जैसे ये सभी विपक्षी दल बिना चिंतन, बिना मनन किए, चूंकि मोदी जी का विरोध करना है, चाहे जायज हो नाजायज हो, इनको तो सिर्फ विरोध और विरोध ही करना है। देश का आमजन कोविड संकट के समय भी और आज भी
देश की सरकार के साथ है, राष्ट्रीय हितों के साथ खड़ा है। लगता है जैसे इन विरोधी दलों ने राष्ट्रीय हितों के विरोध के माध्यम से धीरे धीरे किसी न किसी बहाने अपने आप को मिटाने की कसम खा ली है। मित्रों, आज विभिन्न पुष्ट और अपुष्ट सूचनाओं के आधार पर इस भीषण परिस्थिति में भी ईरान की जनता अपनी आतताई सरकार के साथ खड़ी हुई है, जबकि इसी ईरान की सरकार द्वारा सरकार का विरोध करने के अपराध में लगभग 40 से 50 हजार लोगों को निर्ममता के साथ मौत के घाट उतार दिया। और एक हमारे देश की प्राइवेट लिमिटेड राजनीतिक पार्टियों के आका हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ मोदी और उसकी सरकार का हर हाल में विरोध करना है। पिछले 12 वर्षों में मोदी काल में शायद ही कोई ऐसा अवसर आया हो जब इन प्राइवेट लिमिटेड पार्टियों के आकाओं ने मोदी नहीं भारत सरकार के कदमों का समर्थन किया हो। क्या इस समय केंद्र की सत्ता में बैठी हुई भाजपा की सरकार ने जो भी कार्य किए हैं वो सारे के सारे काम देशद्रोह के हैं, गलत काम किए हैं? आज इस बात की तकलीफ आमजन को भी है कि देश में कोई सशक्त या दमदार विपक्षी पार्टी नहीं है जो भाजपा सरकार की कुछ जन विरोधी नीतियां हैं उनका जोरदार तरीके से विरोध करे, प्रतिरोध करे और आमजन को जागृत कर केंद्र में तीसरी बार सत्तारूढ़ हुई भाजपा को उखाड़ फेंके। गुस्सा तब आता है जब हमारी सेनाओं द्वारा देश के दुश्मनों को कुचलने पर, उन पर आक्रमण करने पर उन आक्रमणों के प्रूफ मांगे जाते हैं, जबकि सारी दुनिया हमारे देश की सेना के पराक्रम की सराहना कर रही है। हमारे देश की विपक्षी पार्टियों के नेता सेना और सरकार के युद्ध जैसे गंभीर मुद्दों पर भी खिल्ली उड़ाते हैं। यही कारण है सत्ता इन विभिन्न विरोधी दलों से दूर और बहुत दूर छिटक कर चली गई है। मित्रों, यह बात तो बहुत लंबी है, पर आपके समय और धैर्य की सीमा है। कल इसी समय पुनः आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा अपने कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल रात्रि तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।